व्हाट इफ यू डू नॉट मैरी हर। और मुझे लगा कि इससे ज़्यादा वाहियात कोई बात मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी। मैं करीब करीब पूरे 1 साल मेरे काम से बाहर रहने वाला था। वो पैसे का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। मेरी बुक में एक चैप्टर है, आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट अ वीकनेस, क्योंकि घर में कोई इन इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करता। बहुत लोग तो इसको ऐसे झटक देते हैं कि अरे ये इतना भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, कि आप बहुत सफ़र कर रहे हैं या आप बहुत कन्फ्यूज़ड हैं। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, सही रास्ते पे हैं। आज से ठीक 12 साल पहले मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही एम्बिशन था, और वो था शादी करना। मुझे लगता था कि शायद अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ में कुछ नहीं होगा। ये जो पर्टिकुलर टाइम था जब मैं कॉलेज में था, एंड शी वॉज देयर इन माई कॉलेज, उस पूरे 3 साल में मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी के सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव, सबसे ज़्यादा रोने वाले और सबसे ज़्यादा मेरी जो सेल्फ एस्टीम गिरी हुई थी मेरी लाइफ में, ये वो 3 साल थे जहाँ मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मेरी लाइफ में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। चूँकि मैं MBA कर रहा था, जब भी मैं किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बात करने जाता था, तो हमेशा एक चीज़ होती थी, आई वुड नेवर फेल टू कन्वे कि मेरा पहला ड्रीम है कि मुझे उससे शादी करना है। और सब लोग मुझे ये बोलते थे कि बहुत क्रेजी बंदा है यार, ये कौन, किसका ये ऐसा एम्बिशन होता है। सो मुझे याद है कि ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जहाँ बात होती थी कि आपके एम्बिशंस क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और मैं पहला हमेशा गोल ये बोलता था, और उसके बाद में आई विल टॉक अबाउट माई करियर। वो जो 3 साल थे जो मेरी लाइफ का, जहाँ से बहुत टर्निंग पॉइंट आया। लेकिन ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? जो सेल्फ एस्टीम का लो होना, जो अंदर डर, जो इनसिक्योरिटीज़, ये सब एक दिन में पैदा नहीं हुआ। मेरे फादर साहब आर्मी में थे। मेरा जो गांव है वो चंबल वैली में आता है, मेरी पैदाइश गांव की है। जब हम बहुत ही छोटे थे और 4 या 5 साल के, तभी उन्होंने कहा कि गांव में शायद एजुकेशन वाइज कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए वो अपने साथ लेके गए और आर्मी स्कूल्स में मेरी पहली स्कूलिंग होना शुरू हुई। आर्मी में यूजुअली एक चीज़ बहुत फ्रिक्वेंट होती है, बहुत फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं। कुछ लोग आपके साथ रहते हैं अगर वो यूनिट ट्रांसफ़र है तो, लेकिन बहुत बार आपके फ्रेंड्स बदलते जाते हैं, और कई बार ये सेशन के बीचों बीच होता था। तो शायद ऐसा कभी नहीं हो पाया कि एक क्लास में हमारे ऐसे दोस्त बन गए हों कि जिनके साथ हमने कई बार आप बोलते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे साथ बचपन से पढ़ा है, नर्सरी से लेकर 12th तक हम साथ में। तो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है। लेकिन जब मैं क्लास 5th में था, तब कुछ ऐसा हुआ कि फादर साहब को बहुत मुश्किल हुआ मैनेज करना हमारे लिए। तो हम लोगों के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि आपको बार बार ट्रांसफर्स, बार बार स्कूल चेंज करने से बेटर है कि आप, यानी कि मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, हम सब लोगों को उन्होंने शिफ्ट किया, सेटल किया इटावा के अंदर, जहाँ पे मेरी पूरी स्कूलिंग 5th to 12th क्लास हुई। शुरू के 2 साल जो थे वो बहुत टफ थे। इसलिए भी टफ थे क्योंकि कल्चर बहुत डिफरेंट था। आर्मी का कल्चर बहुत ही ब्रदरलीहुड वाला जो कल्चर है, विच आई डेफिनेटली मिस आउट इन इटावा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लोग मेरे एक्सेंट का मजाक बनाते थे। अगर आप शुद्ध खड़ी हिंदी बोली में भी बात करते हो तो लोग बोलते थे, अरे तू बड़ा अंग्रेज बन रहा है यार, ये अंग्रेजी मत झाड़, या कुछ भी ऐसा कमेंट्स आता था। और वो जो 90s का जो टाइम था, वो कुछ ऐसा था कि उस समय किडनैपिंग्स और किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये कुछ बहुत ज़्यादा होता था, और पूरे चंबल वैली में बहुत सारे गैंग्स बहुत एक्टिव थे। तो पेरेंट्स बहुत डरे हुए थे। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि कभी बोलते भी नहीं थे कि तुम घर से बाहर खेलने जाओ। तो हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड उसमें रहते थे। हमेशा उन्हें डर भी लगा रहता था कि कब बच्चे को किसी के साथ कोई बहला फुसला के ना ले जाए, ये चीज़ है। तो उन्होंने एक चीज़ की बराबर फीडिंग दी कि भैया दुनिया जो है ना, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और वो चीज़ धीरे 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 घर करती गई। तो मुझे भी कभी लोगों में कॉन्फिडेंस आया नहीं। मुझे कभी लगा नहीं कि यार लोग, जो दुनिया है, ये दोस्त बन सकते हैं, ऐसा माहौल, एक ऐसी बॉन्डिंग भी शेयर हो सकती है, ऐसा कभी लगा नहीं मुझे स्कूल में भी मज़ा आने लगा, एंड आई वॉज अ गुड परफॉर्मर। मैं कभी बहुत इलीट परफॉर्मर तो नहीं रहा, लेकिन आई वॉज गुड इनफ टू बी अ स्टूडेंट। आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज, सब कुछ मैं करता था स्कूल में। आई वॉज प्रिटी नोन, लाइक मैं 7th 8th में जो मेरा ग्रेड था, स्कूल भी 8वीं तक ही था, उस समय पे सब मुझे पहचानते थे स्कूल में। तो मैं अपनी एक छोटा सा स्टारडम भी इंजॉय करता था कि हाँ, तो मुझे लगता था कि हाँ, मतलब लाइक आई हैव फाउंड माई प्लेस। 8वीं से निकलने के बाद जो 9 से 12 क्लासेस का जो सफ़र था, वो उस स्कूल में नहीं था, वो एक बड़े से स्कूल में था। और ये स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उससे 10 गुना बड़ा था। तो 10 गुना ज़्यादा बच्चे थे, उस भीड़ में खो गया। मुझे लगने लगा कि ये लोग हैं यार, ये तो मुझसे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, मुझसे अच्छी बात करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। मेरे को एक कल्चर शॉक दोबारा से लगा, और मुझे लगा कि शायद मैं
आई एम नॉट दैट गुड इनफ। और वो इतना डीप चला गया, जो मेरा 9th क्लास टू 12th क्लास का जो टाइम था, बिकॉज मैं बहुत दुबला पतला था, मुझे बहुत बुली किया जाता था। पब्लिक स्पीकिंग तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे कि उस समय की पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि हमारे स्कूल में एक सुबह सुबह असेंबली के टाइम पे अगर कमांड भी देना होता था तो मेरी आवाज़ उसमें भी वाइब्रेट करती थी, उस समय ऐसे हिलती थी, अटेंशन नहीं बोला जाता था। और एक दो बार किया तो दोबारा कभी हिम्मत भी नहीं बढ़ी कि वो करना है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू जॉइन आर्मी बिकॉज मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में फ्रांस में लड़े। जब मैं ये सुनता हूँ तो मेरे एक वॉरियर वाला खून दौड़ना शुरू कर देता है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आई कम फ्रॉम अ फैमिली के जहाँ पे वॉरियर्स हैं। सो ग्रेजुएशन किया इटावा में ही रह के, और उसके बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद में एक ऐसे मुकाम पे आया जहाँ पे यही नहीं पता कि एग्जैक्टली करना क्या है। बिकॉज मैंने जो डिग्री चूज किया था वो बीए था, और बीए विद मैथ्स, इट हैज़ गॉट नो फ्यूचर, दैट इज व्हाट आई वाज टोल्ड। एंड आई थॉट कि अब क्या कर सकते हैं। पिछले 5-10 साल में एक वेव चल रहा था कि एमबीए कर लो, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो मैंने भी एमबीए में एडमिशन ले लिया। तो जो पिक्चर मेरे दिमाग में थी वो ये थी कि जब बाहर निकलेंगे तो 50-60 हज़ार की नौकरी और एक फूलों का हार। जैसे ही पहले दिन कॉलेज में गए, हमारे सीनियर्स मिलते हैं, इंट्रोडक्शन लेने के बाद पूछा, बोला तेरे को सारी दुनिया में यही कॉलेज मिला था क्या? और शायद वो चीज़ थी कि जहाँ पे वो जो बबल था, जो फैंटेसी वाला बबल था, वो फूटना शुरू हुआ। एंड और ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आने लगी कि शायद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है लाइफ में 2 साल, और उसके बाद ढेर सारा पैसा, पता नहीं इसका क्या होने वाला है। और इसी दौरान में ये जो मेरा रिलेशनशिप है ये हुआ। इस रिलेशनशिप ने मुझे बहुत होप दिया कि शायद जो भी चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, उसको हम पूरी तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरे 2 ड्रीम थे पर्टिकुलरली, एक तो ये जो मैंने आपको बताया इनिशियली, और दूसरा जो ड्रीम था, आई वांटेड टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर। लेकिन ये हमेशा दूसरा ड्रीम था, पब्लिक स्पीकर बनना कभी फर्स्ट ड्रीम हुआ नहीं है। जैसे जैसे कॉलेज हमारा पास आउट की तरफ जाने लगे, मुझे ये रियलाइज होने लगा कि कॉलेज से प्लेसमेंट हो ना हो, अपने को अपना कुछ सेट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये जो फर्स्ट ड्रीम है ये भी कुछ होगा नहीं इसका। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, क्या करते हो, क्या कमाते हो? दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वाज कमिंग टू मी। एंड आई थॉट कि अब क्या कर सकते हैं। मुझे लगा कि मैंने अपनी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, जो पब्लिक स्पीकिंग जो मुझे करना चाहिए, मुझे उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बट क्यों ही कोई आपको सुनेगा? क्या सब्सटेंस है आपके अंदर? एक टर्म है सर, मोटिवेशनल स्पीकर। लोग बोलते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर और ये सब चीजें, बट हाउ वुड यू मोटिवेट व्हेन योर ओन सेल्फ एस्टीम इज एट द लोएस्ट लो इन योर लाइफ? कैसे आप करोगे लोगों को, कैसे आप बताओगे कि आप उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो? सो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं अपने करियर को बना सकूं। दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट NLP, जो कि मैं कॉलेज में भी बहुत सुन रहा था, समझ रहा था, और इंटरनेट पे कुछ इस तरह का हिसाब किताब था NLP के बारे में। हालांकि NLP होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आसान भाषा में इसको बात करें तो ये एक ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न्स की स्टडी है। किसी भी इंसान का किसी काम में बेहतर होना और किसी स्किल सेट में एक्सपर्ट होना, ये इस बात से डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। तो NLP आपको वो माइंड का मैनुअल देता है। एंड आई थॉट कि वाओ, अगर ये मुझे समझ में आ गया, अगर ये मैंने फिगर आउट किया, तो मैं बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर सकता हूं। एट द टॉप ऑफ इट, मैं अपनी मदद कर सकता हूं, बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय। मैंने इंटरनेट पे फाइंड किया जो आज मेरे मेंटोर हैं, मैंने उनके बारे में पढ़ा, और मैंने इमीडिएटली उसी शाम को उनके साथ प्रोग्राम साइन अप कर लिया। That was the first foundation program that happened for 2 days. तो मैं मुंबई पहुंचा and I was really hopeful कि यार ये जो है ना, ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है डेफिनेटली। वर्कशॉप के दौरान की बात है, उन्होंने एक एक्टिविटी बोला, एक एक्सरसाइज बोला कि आप अपने गोल्स को राइट डाउन करिए कि कौन कौन से आपके गोल्स हैं। सो मैंने अपने गोल्स जॉट डाउन करना शुरू किए, और सबसे ऊपर मेरा गोल था टू गेट मैरिड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड देन टू मेक इट बिग एज ए ट्रेनर, एंड देन फॉलोड बाई कि माँ बाप को भी प्राउड फील करना, बेटर लाइफ और फाइनेंशियल और ये सब बहुत सारे। सो द फर्स्ट थिंग दैट ही आस्क्ड मी, व्हाट इफ यू डू नॉट मैरी हर? और मुझे लगा कि इससे ज्यादा वाहियात कोई बात मैंने जिंदगी में नहीं सुनी। सर आप मेरी बात नहीं समझे, मेरा गोल है कि मुझे उससे शादी करनी, और आप मुझे ये पूछ रहे हो क्या हो कि तुम्हारी उससे शादी ही ना हो। ये शायद वो ऐसा टाइम था जब हमारे बीच में एक कन्फ्रंटेशन हुआ, और पहली बार लाइफ में एक सेंसिबल कन्फ्रंटेशन हुआ, जहां उन्होंने मुझे एक बहुत फंडामेंटल फिनोमेना समझाया कि भाई जो तेरे गोल हैं जिंदगी में, अगर वो तेरे कंट्रोल में नहीं है तो वो तेरे गोल कभी फुलफिल होंगे भी नहीं।
तो मुझे ये बात समझ में नहीं, कंट्रोल में नहीं है का क्या मतलब है? ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है, हम दोनों चाहते हैं कि ये ऐसा हो। Then he said कि getting married to anybody is not in your control because lot of other people are involved. तो जब ऐसा कुछ है तो आप कैसे इस बात की गारंटी लेते हो कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो कल आपको पसंद करने लगेंगे? मैं कहा उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, मैं ये करूंगा। मैंने बहुत रेजिस्ट किया, बहुत सारी बातें बोली। मैंने कहा मैं नेगेटिव बंदा सोचने वाला नहीं हूं, मैं अपने दम पे सारी चीजें बनाऊंगा। जितना ज्यादा मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता गया उतना ही ज्यादा मैं अपने आप को कमजोर पाता गया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सबसे खूबसूरत कन्वर्सेशन वो ये थी जहां पे उन्होंने मुझे ये समझाया कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। आज जब कोई यंगस्टर किसी भी तरह का कोई भी गोल सेट करता है, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उस गोल के ज्यादातर एस्पेक्ट आपके कंट्रोल में है या नहीं है। तो मैं अक्सर एक फिनोमेना देखता हूं, हमें बचपन से भी सिखाया गया है, जब ये बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बी नंबर 1, दैट्स माई गोल। कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप नंबर 1 बनोगे? नंबर 1 होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप और आपके साथ जितने लोग उस कंपटीशन में हैं, उस रेस में हैं, सबको आप आउट परफॉर्म करो। सब आपसे कम परफॉर्म करने चाहिए, तब आप नंबर 1 बनोगे। सो ये तो कभी लाइफ में गोल हो नहीं सकता। नंबर 1 आप तब बनते हो जब आप सिर्फ अपने ऊपर काम करते जाते हो। सो कंट्रोल बाकी दुनिया पर नहीं है, लेकिन कंट्रोल हमारा अपने ऊपर है कि हम क्या चीजें कर सकते हैं। वो एक जो मुलाकात थी वो मेरे लिए बहुत लाइफ टर्निंग मोमेंट था, बिकॉज मेरी पब्लिक स्पीकिंग की जो जर्नी थी वो वहाँ से होना शुरू हुई। और मैं देखता हूँ ये क्रेजीनेस सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, बहुत लोगों को अलग अलग लेवल पे लोग क्रेजी हुए हैं, जहाँ पे वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। और वहाँ से मैंने बात करना शुरू किया। तो एक चीज़ पे मैं बहुत श्योर था कि मैं जो भी बात करूँगा वो बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगा और मोटिवेशन वाली बिल्कुल बात नहीं करूंगा। बिकॉज एंथनी रॉबिन्स एक बात बोलते हैं, एंथनी रॉबिन्स वर्ल्ड के बहुत ही रिनाउंड लाइफ कोच हैं। ही सेज इफ यू आर एन इडियट ऑलरेडी यू विल बिकम अ मोटिवेटेड इडियट बाय दैट। सो मोटिवेशन डज नॉट ऑलवेज वर्क, व्हाट वर्क्स इज प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी कितनी बड़ी चीज है वो बहुत जरूरी है। पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग जैसे ही शुरू हुआ, सबसे पहली चीज मैंने बात करना शुरू किया इमोशनल वेलबींग के बारे में। और मैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, क्योंकि मुझे लगता था, मैं महज 24 साल का था उस समय, मुझे लगता नहीं था कि कोई कॉर्पोरेट्स में मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत देगा, भाव देगा या फिर काम भी देगा। मतलब इसके पीछे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता था, ऐसा हुआ भी, क्योंकि उनको चाहिए था कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आप तो कॉलेज से अभी निकले हो और अभी कैसे आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट धीरे धीरे काम होना शुरू हुए, काम आना भी शुरू हुआ। 2012 नवंबर की एक सुबह मैं मेरे होम टाउन में था। सुबह 6 बजे अपने हॉस्टल में, अपने रूम में उसने सुसाइड कर लिया। और वो मुझे बोल रही है, मेरी सिस्टर बोल रही है कि भैया वो कल हम लोगों के साथ था और बिल्कुल ऐसा कभी लगा ही नहीं हमें कि कुछ ऐसी कोई चीज़ है। बहुत हंसता मुस्कुराता, बहुत ही बढ़िया बंदा था। तो मुझे लगा कि यार क्यों ही कोई सुसाइड करता होगा, क्या ऐसी इनसिक्योरिटीज़ रहती होंगी, और उन इनसिक्योरिटीज़ के चलते कैसे कोई इतना एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है। फिर मैं सोचा कि मैं भी तो सोचता था, लेकिन मैं हमेशा भागने की सोचता था। और मैं प्लान करता था कि कैसे मैं घर से भागूंगा, कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, कौन सी बस कहाँ जाती है। हालांकि मैंने कभी ये अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन इस पर्टिकुलर वाक्य ने मुझे बहुत झकझोरा अंदर से। सो मुझे लगा कि इस चीज़ पे कुछ बात होनी चाहिए। ठीक इस इंसिडेंट के 7 दिन बाद एक सेमिनार था मेरा एक स्कूल के अंदर। उस स्कूल के सेमिनार में मैंने बात करना शुरू किया। सो इन दैट पर्टिकुलर सेमिनार आई स्पोक माई हार्ट आउट। जो भी मुझे लगता था मेरी जर्नी है, जैसा भी चीज़ें हैं, जैसा मैंने बुलिंग के साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे मैंने उसको ओवरकम किया, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करता रहा। जब ये बात खत्म हुई, सेमिनार खत्म हुआ, लगभग 50% स्टूडेंट्स मेरे पास आके, जब हम कुछ बात कर रहे हैं रुक के, वो मेरे से एक ही चीज़ बोलते रहे कि थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट इट। क्योंकि घर में कोई इन इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करता। बहुत लोग तो इसको ऐसे झटक देते हैं कि अरे ये इतना भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ये सब बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। लेकिन बहुत डिस्टर्ब करता है मेंटली। मुझे लगा कि शायद ये ना मेरी लाइफ का मिशन हो सकता है। अब से मैं इसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करूंगा, जहां भी जाऊंगा, जिस भी सेमिनार में जाऊंगा, मैं इमोशनल वेलबींग के बारे में बात करूंगा। और एक होता है ना आपका एक यूरेका मोमेंट होता है सबका लाइफ में, आपको लगता है कि यार ये फॉर्मूला ये मुझे मिल गया, तो अब मैं इसका कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा, मेरा लाइफ का मिशन मिल गया मुझे। इस मोटिवेशन, इस यूफोरिक एंथुसियाज्म के साथ में मैं कॉलेजेस, स्कूल्स, कहाँ नहीं मैंने लोगों से बात करना शुरू किया। और ये सिलसिला पूरे 3 साल चला। मुझे सुनने को क्या मिलता था? हाईली लर्नड प्रिंसिपल्स,
डायरेक्टर्स मुझे बोलते थे कि आपको क्यों लगता है इमोशनल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनिशियली तो अप्रिसिएशन आता था कि अच्छा काम कर रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन बाद में कभी जो नंबर ऑफ सेमिनार थे वो कभी उतने होते नहीं थे। सो मुझे लगा कि शायद अब कुछ बदलना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा। तो 3 साल तक तो ये चलता रहा। 3 साल के बाद में मैंने ऐसा डिसाइड किया कि कॉलेज का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मैंने कहा उनका जो रिस्क है वो मैं ले लूंगा, मैं चार्ज नहीं करूंगा, बट आई विल कम एंड स्पीक अबाउट इट। सो मैंने एक कैंपेन डिजाइन किया जिसका नाम रखा कनेक्टिंग यूथ ऑन व्हील्स। अलग अलग शहरों में जाऊंगा और जाकर लोगों से जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे मैं लेक्चर करूंगा, सेमिनार करूंगा रिगार्डिंग द वेज टू कीप इमोशनल वेलबींग, कि कैसे हम अपने फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे जो लाइफ का जो बैकलॉग, जो बर्डन, इमोशनल बर्डन लेके चल रहे हैं उसको हम कैसे उतार सकते हैं, कैसे हम उसे हील कर सकते हैं। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि मैं जाऊं अलग अलग शहरों में और जाके इसके बारे में सेमिनार करना शुरू करूं। तो मैंने सोचा कि मैं साइकिल पे निकलूंगा और सब जगह जाके ये सेमिनार्स करूंगा। यकीन मानिए 1 हफ्ता से 2 हफ्ता नहीं हुआ और मुझे वो एक्सरसाइज बंद करनी पड़ी। कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज को लेके बहुत डेस्परेट होते हो करने के लिए, और आपको लगता है कि यार ये चीज है, दिस इज व्हाट आई बिलीव, ये तो करना ही बनता है। तो आप हमेशा ना उसकी जो प्लानिंग है, जो उसका मैकेनिज्म है, जो उसका मैकेनिक्स है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, स्ट्रेटेजाइज नहीं करते। जब आप ऐसा नहीं करते तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी प्लानिंग ना होने की वजह से आप धराशायी हो जाते हो अपनी। और मैं लिटरली आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विद इट। 2016 पूरा डेडिकेट किया कि अब हम सिर्फ कमर्शियल ट्रेनिंग्स करेंगे। वहाँ पे जाके मेरे को फिर से लगा कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन जो मैंने सोचा था कनेक्टिंग यूथ ऑन व्हील्स के साथ में वो क्यों नहीं हो रहा है? तो मुझे लगा कि अब मुझे काम करना चाहिए उसके ऊपर। सो मैंने साइकिल से चेंज किया मोटरसाइकिल पे, कि मैं मोटरसाइकिल पे जाऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे पास लोगों का नेटवर्क नहीं था। इस पूरे 1 साल मैं सबको ये बताता रहा कि दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, मैं ये करूंगा जरूर। कब करूंगा मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, बट मैं बहुत जल्दी करूंगा। और मैं लोगों से बात करता रहा और मैं बहुत पर्सनल लेवल पे लोगों को रिक्रूट कर रहा था। रिक्रूटमेंट कुछ बहुत ही फॉर्मल नहीं होता था, बस ये होता था कि आपके शहर आएंगे तो आप प्लीज़ कनेक्ट करिएगा अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ में। ऐसे करके एक नेटवर्क बनना शुरू हुआ। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं करीब करीब पूरे 1 साल मेरे काम से बाहर रहने वाला था, और फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है इस पूरे कैंपेन को सस्टेन करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसे का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। मेरी बुक में एक चैप्टर है आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट अ वीकनेस, जो शायद मैं इस पूरे वाक्य से पहले मैं कभी रियलाइज नहीं करता था, और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, खासकर हमारे जैसे लोग। जब कोचेज या लाइफ कोचेज या फिर आप मोटिवेशन स्पीकर, आप किसी भी उसमें कह लीजिए, आप जब किसी दिन बहुत परेशान होते हैं, और हम भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम खुद हेल्प मांगने से कतराते हैं कि इनको क्या लगेगा कि यार इसको तो खुद जरूरत पड़ी है हेल्प की, ये कैसे करेगा। सो मैंने लोगों से बात करना शुरू किया और एक कैंपेन किया जो था क्राउड फंडिंग कैंपेन। तो मैंने क्राउड फंड किया, और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी डेफिनेटली उससे 50% से कम पैसा मेरे पास आया, लेकिन मुझे एक चीज़ श्योर थी कि इतने पैसे के साथ में मैं ये किक स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल कि क्राउड फंडिंग जो एक्सरसाइज था उसमें करीब 85 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया फ्रॉम 6 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो इतना मैसिव इम्पैक्ट किया पूरे कैंपेन को। ये 2 बातें बताता है। एक ये पहली बात एक ही चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से करना चाहते हो, एक्चुअली लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि मेरे पास ना एक शहर के बाद दूसरे शहर का रोड मैप तैयार था कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है और मुझे किन किन इंस्टीट्यूशंस में जाना है। पहले मैंने शुरू किया कि मैं 13,000 किलोमीटर जाऊँगा, फिर मेरे को जब जैसे ही 13,000 किलोमीटर हुआ मुझे लगा कि मैं 40,000 किलोमीटर जा सकता हूँ। बट एक्चुअली आई ट्रैवल्ड सम 25,000 किलोमीटर्स एंड बीन टू 40 सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड भूटान, और लगभग 35,000 स्टूडेंट्स को मैंने इंटरैक्ट किया इस पूरी जर्नी के दौरान, और इट बिकेम ए मैसिव एक्सरसाइज। पहले मुझे लगा कि लोग आपको कवरेज करेंगे या फिर कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। सो मैं जिस शहर में जाता था, मैं उसी शहर के अखबारों के ऑफिस में जाता था, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था। मैं कहता था ये मैं हूँ, ये मेरी बाइक है, ये मेरा मिशन है, दिस इज व्हाट आई हैव कम फॉर। और वो इतना खुश होके इतना बेहतरीन आर्टिकल्स अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता था। तो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है
अच्छे से मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि क्या लोग उसमें वैल्यू पा रहे हैं, कितने लोग उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो ये आपका दायित्व बनता है कि उसे आप सिर्फ अपने तक ना रखें, उसे आप लेके जाएं। किसी भी अच्छे काम को बिल्कुल अपने तक नहीं रखना चाहिए। इसी सोच को लेके मैं मीडिया, फ्रेंड्स, सबसे, एंड आई वाज क्रेजी फॉर दैट 6 months ऑफ टाइम कि मैं जिससे भी बात करता था मैं यही कहता था कि मुझे आपके शहर आना है और वहाँ पे जो है ना ये बात करना है। और फाइनली जब ये एक्सरसाइज हुआ एंड आई रियलाइज्ड कि वो 35,000 लोग, ज़्यादातर लोग मुझे एक बात ये बोलते थे कि आप जो कर रहे हैं वो हम भी करना चाहते हैं। लेकिन जब हम आपकी मदद करते हैं या आपसे बात करते हैं या आपको ऐसा करता हुआ देखते हैं तो भी हमें वो सुखानुभूति होती है कि शायद हम भी इस चीज का हिस्सा हैं। तो कई बार लोग अपने आप को सिर्फ इस बात से परेशान पाते हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सबके साथ अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी इस बात को 2017 5 साल हो गए हैं, मैं दोबारा से उसी तरह की बाइक राइड नहीं कर पाया हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर सीधा सीधा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। जो कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है आप उसकी हेल्प करके भी अपना कंट्रीब्यूशन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में बात तो कर ही सकते हैं। अच्छाई ऐसे ही मल्टीप्लाई होती है। उस राइड के दौरान मुझे बहुत बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हुए। कई बार मुझे सोने की कोई जगह नहीं होती थी। एक बार तो मैं इनफैक्ट डाक बंगले में रुका हूँ, अजमेर की बात है ये। अच्छा, डाक बंगला का हमारा जो रेफरेंसेस थे वो फिल्मों से आते थे, और डाक बंगला ऐसी जगह है कि जहाँ पे जो कोई रुकने आता है उसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता है, ये मेरे दिमाग में था। उस दिन मैं वहाँ पे डाक बंगले में एक जो कॉटेज था वो सबसे लास्ट वाला कॉटेज मुझे मिला, और रात के 1:30 बजे मुझे किसी नॉइज़ ने बहुत उठाया और मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वो नॉइज़ बराबर आई जा रही है चीज़, और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी गेट से भी जाके बाहर देखूं। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं आज सो ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे जाके एक बार चेक करना चाहिए। तो यूटिलिटी स्पेस में जैसे ही मैं गया हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा है कि हमारे जो कॉटेज था जिसमें मैं रुका था उसमें सारी झाड़ियाँ उसमें आई हुई हैं। और ये सब देखने के बाद मैं जाके वापस सो गया, और शायद वो रात बहुत अच्छी नींद तो नहीं थी, लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ज़रूर था कि आप बहुत डरे हुए हो और आप एक नई जगह पे हो, लेकिन आप कैसे अपने आप को जो है ना यू कैन नॉट गो आउट बट यू हैव टू स्लीप, एंड आई स्लेप्ट। कई बार ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मैं किसी के यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में मैं गया, मैंने खाना खाया और उन्होंने मेरी बाइक देखी, उन्होंने मेरे से 2 मिनट बात किया, और मेरे इंसिस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे बिल नहीं लिया। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं फ्रेंड ऐसे लोगों के साथ भी रुका हूँ जिनको मैं पहले कभी जानता नहीं था, और नाउ वी बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। ट्रैवल सबसे जो बड़ी चीज़ सिखाता है जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, वो सिखाता है ट्रस्ट। ट्रस्ट से बेहतरीन कोई एलिमेंट नहीं है आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस ट्रैवल के दौरान। एक चीज़ बहुत हाईली जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ और जिसको मैं मानता हूँ, वो ये चीज़ है कि इमोशनल वेलबींग एक ऐसी जर्नी है जो आपको विद इन लेके जाती है। आप अपने बारे में बहुत सीखते हो। So, जो भी मेरी जर्नी रही है उससे मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि पेन जो है वो इनएविटेबल है। पेन आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस पेन से परेशान होना, उसमें दुखी होना, उसमें सफ़र होना, ये हमारी चॉइस है। कुछ भी आसान नहीं है। आप कुछ भी करने जाइए, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को जिसको बहुत हाईली रिगार्ड किया जाता है, जिसके पर्क्स बहुत हाई हैं, जिसमें ग्लोरी बहुत बड़ी है, कुछ भी आसान नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि लाइफ में जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं वो पेन और सफरिंग से गुजर कर ही बनते हैं। तो दोस्तों, कभी आपको अगर किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, आप बहुत टूट रहे हैं, आपको बहुत परेशानी हो रही है, आपको ये रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है कि क्या करना चाहिए, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, सही रास्ते पे हैं। स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा कि सर मुझे एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है, तो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने के लिए मुझे कैलाश जाना है। तो मैंने कहा कि स्पिरिचुअल जर्नी कोई ट्रैवल पैकेज नहीं है कि हम कैलाश पे जाएंगे और वहीं पे जाके चीज़ें हमारे लिए बदलेंगी। आप हो सकता है अभी जहाँ पे ये खड़े होके आपने रियलाइज करके ये बात कही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इज ऑलरेडी बिगन। हम इंतजार कर रहे हैं कुछ बड़ा होने का लाइफ में, कि कुछ पता चलना चाहिए। मतलब एक चीज़ है, फिल्मों ने हमें ये सिखाया कि जब हमें प्यार होता है तो गिटार बजते हैं, पत्ते उड़ते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता नहीं है।
बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जो आज आपके लिए बहुत बड़े सीख, बड़े इम्पैक्ट और एक इंस्पिरेशन बन के निकल के आते हैं। बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप बहुत बड़ा बड़ा देख रहे होते हैं तो वो जो छोटा होता है ना, और जो बहुत चल रहा होता है, जो बहुत इनोसेंट मूवमेंट होते हैं लाइफ के, वो आप मिस आउट कर देते हैं। कोशिश करिए कि लाइफ को पूरी तरीके से होलिस्टिकली फुली जीने की, जहाँ पे आप वो छोटे छोटे मूवमेंट्स को बिल्कुल मिस आउट ना करें, और आप उन्हीं छोटे छोटे मूवमेंट्स पे देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो इट इज़ बिकमिंग बिगर, इट इज़ गेटिंग ग्रैंडर, इट इज़ इंस्पायरिंग फॉर अदर्स। थैंक यू सो मच।